आज हम लोग हिंदी ग्रामर के महत्वपूर्ण प्रश्न देखेंगे और ग्रामर से प्रश्न अवश्य पूछे जाते हैं। तो इस सेट में 50 प्रश्न रहेंगे और सभी टॉपिक को इसमें कवर किया गया। ठीक है, पहला प्रश्न है, सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न नंबर 1 है सूर्य धन उदय, सुधन योदय, सूर्योधनदय, सूर्यधन उदय। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न सूर्योदय का सही संधि विच्छेद क्या है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा सूर्यधन उदय। क्या हो जाएगा? सूर्योदय। ठीक है, फिर इसके बाद अगला प्रश्न देख लेते हैं। नमस्ते में कौन सी संधि है? प्रश्न है नमस्ते में कौन सी संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि या विसर्ग संधि या अयादी संधि? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। नमस्ते में कौन सी संधि है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि है। ठीक है, इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? नमः धन ते। यहाँ पर क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। ठीक है, तो विसर्ग संधि उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? प्रश्न है पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या है? ऑप्शन है पवधन इत्र, पोधन इत्र, पाधन इत्र या पूधन इत्र। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पवित्र का सही संधि विच्छेद क्या होता है? इसका उत्तर हो जाएगा पोधन इत्र। ठीक है, और ये किसका उदाहरण हो जाएगा? ये अयादी संधि का उदाहरण हो जाएगा। ठीक है, अयादी स्वर संधि का उदाहरण है। ये भी देख लीजिएगा। इस संधि में क्या होता है? ए के बाद कोई स्वर आएगा, आई के बाद कोई स्वर आएगा, ओ के बाद कोई स्वर आएगा और औ के बाद कोई स्वर आएगा। तो इनकी जगह पर क्या हो जाएगा? देख लेते हैं। ए के बाद आएगा तो क्या हो जाएगा? आय। ओ आय के बाद स्वर आएगा तो आय हो जाएगा। ओ की जगह आएगा तो अव हो जाएगा और अव की जगह आएगा तो आव हो जाएगा। ठीक है, इस संधि का ये नियम है। फिर अगला प्रश्न है, उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? उल्लास का संधि विच्छेद क्या है? उल धन लास, उत धन लास, उद धन लास या उल धन लास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उल्लास का संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो उत्तर हो जाएगा उत धन लास। ठीक है, उत धन लास उल्लास हो जाएगा। ये ता में ला में बदल जाएगा तो उल्लास हो जाएगा। यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है, व्यंजन संधि। हिंदी में संधि कितने प्रकार की होती हैं? इसको भी देख लेते हैं। हिंदी में संधि 3 प्रकार की होती है। स्वर संधि, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, हिंदी में 3 प्रकार की संधियां होती है, विसर्ग संधि। अगला प्रश्न है, स्वागत शब्द में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? स्वागत शब्द में कौन सी संधि हो जाएगी? दीर्घ संधि, गुण संधि, यण संधि या अयादि संधि? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यण संधि हो जाएगी। ठीक है, और इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत, सुधन आगत। ये भी पूछ लेता कि इसका विच्छेद क्या हो जाएगा? सुधन आगत हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। राजकुमार में कौन सा समास है? राजकुमार में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास, तत्पुरुष समास या
द्विगु समास, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। राजकुमार, इसका विग्रह कहेंगे तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार, ठीक है। और इसमें कौन सा हो जाएगा, तत्पुरुष समास हो जाएगा, ठीक है। समास एक बार देख लेते हैं। समास में कर्मधारय समास कहाँ होगा, जहां पर कर्मधारय समास क्या होता है, इसको देख लेते हैं। जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद में, पूर्व पद और उत्तर पद में क्या रहेगा, विशेषण विशेष, विशेषण विशेष का संबंध रहेगा, या उपमेय और उपमान का संबंध रहेगा, वहां पर क्या हो जाएगा, कर्मधारय समास हो जाएगा, ठीक है। बहुब्रीहि समास में क्या होता है, न पूर्व पद प्रधान रहेगा और न उत्तर पद प्रधान रहेगा, बल्कि क्या रहेगा, दोनों मिलकर किसी अन्य पद की ओर इशारा या संकेत करेंगे। जैसे कहा जाए लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, यानी गणेश भगवान, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। उदाहरण देख लेते हैं, लंबोदर। फिर अगला प्रश्न है तत्पुरुष समास, जिस समास का उत्तर पद प्रधान होगा वहां पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास होगा। द्विगु समास कहाँ होता है, जहां पर पूर्व पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। जैसे चौराहा हो गया, चौराहा, चारपाई, इसी का एक और उदाहरण हो जाएगा, चारपाई। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, चतुर्भुज में मुख्य रूप से कौन सा समास है, चतुर्भुज में पूछ रहा है कौन सा समास है। चतुर्भुज में द्विगु समास, बहुब्रीहि समास, द्वंद्व समास या कर्मधारय समास। चतुर्भुज में कौन सा समास हो जाएगा, चार भुजाएं हैं जिसकी, जहां पर न पूर्व पद प्रधान होगा न उत्तर पद प्रधान होगा, बल्कि दोनों मिलकर क्या करेंगे, किसी तीसरे पद या अन्य पद की ओर इशारा करेंगे, वहां पर क्या हो जाता है, बहुब्रीहि समास। तो यहाँ पर चतुर्भुज यानी चार भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात चार भुजाएं किसकी है, कमेंट करिए के, कमेंट करके बताइएगा किसकी है चतुर्भुज में चार भुजाएं। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा बहुब्रीहि समास। अगला प्रश्न है, राधा कृष्ण में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या तत्पुरुष समास। राधा कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा, तो इसका उत्तर हो जाएगा द्वंद्व समास। राधा कृष्ण में कौन सा समास हो जाएगा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा, ठीक है। द्वंद्व समास कहाँ होता है, जहां पर पूर्व पद और उत्तर पद, उत्तर पद दोनों प्रधान रहेंगे, ठीक है, दोनों की प्रधानता रहेगी, दोनों प्रधान रहेंगे, वहां पर क्या हो जाएगा, द्वंद्व समास हो जाएगा। द्विगु समास देख ही लिए, जहां पर पूर्व पद संख्यावाची होगा, पूर्व पद संख्यावाची होगा, ठीक है। अव्ययी भाव समास में क्या होता है, पूर्व पद प्रधान होता है, पूर्व पद प्रधान होगा और समस्त पद अव्यय की तरह कार्य करेगा, जैसे यथाशक्ति, इसका उदाहरण होगा, ये भी पूछता है, यथाशक्ति। और इसके बाद है तत्पुरुष समास, जिसमें उत्तर पद प्रधान होगा, वहां पर क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। जैसे राजपुरुष, चिड़ी मार, ये सारे क्या हैं, गगनचुंबी, ये सब क्या हैं, तत्पुरुष समास के उदाहरण। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है, तत्पुरुष समास, द्विगु समास, बहुब्रीहि समास या कर्मधारय समास। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। त्रिकोण शब्द में कौन सा समास है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर पूर्व पद जो है वो संख्यावाची है, ठीक है, और समूह का बोध भी करा रहा है। तो द्विगु समास वहां पर होता है जहां पर पूर्व पद संख्यावाची होगा, संख्यावाची होता है, और क्या होता है, समाहार या समूह का बोध कराता है, समाहार या समूह का बोध कराता है, वहां पर द्विगु समास हो जाता है। जैसे चौराहा हो गया, तिराहा हो गया, त्रिकोण होगा, चारपाई हो गए, सारे इसके उदाहरण हैं। तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान हो जाएगा
बहुब्रीहि समास में अन्य पद की प्रधानता रहेगी ना, अन्य पद प्रधान रहेगा। कर्मधारय में विशेषण विशेष्य या उपमेय उपमान का संबंध रहेगा, ठीक है, उपमेय उपमान। अगला प्रश्न है, नीलकंठ में कौन सा समास है? कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास या अव्ययी भाव समास। नीलकंठ यानी नीला है कंठ जिसका, इसका विग्रह क्या हो जाएगा? नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन हो जाएगा? अर्थात भगवान शंकर, नीलकंठ, ठीक है, भगवान शंकर। तो बहुब्रीहि समास कहाँ होता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है? जहाँ पर न पूर्व पद की प्रधानता रहेगी और ना ही उत्तर पद की प्रधानता रहेगी, बल्कि क्या करेगा? किसी अन्य पद की प्रधानता रहेगी, ठीक है। तो यहाँ पर भगवान शंकर हो जाएगा, न पूर्व पद प्रधान है न उत्तर पद प्रधान है, तो यहाँ पर बहुब्रीहि समास हो गया। अगला प्रश्न है, अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान शब्द में कौन सा उपसर्ग है? अभिमान, अ या अभी, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अभिमान शब्द में कौन सा समास है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर उपसर्ग पूछा है, ठीक है, तो अभी उपसर्ग हो जाएगा, ठीक है। अभिमान में उपसर्ग क्या हो जाएगा? अभी उपसर्ग। उपसर्ग कहते किसे हैं? ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के पूर्व यानी पहले लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? प्रतिकूल या पर, इसका उत्तर दीजिए। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा प्रति उपसर्ग लगा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है? सुपुत्र शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सुपुत्र, सा या सत, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा सु, ठीक है, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय है? ढाई, आई, ई या पढ़ाई, इसका उत्तर कमेंट करिए। पढ़ाई शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? इसमें क्या हो जाएगा? पढ़ाई, इसमें कौन सा प्रत्यय लगा है? आई प्रत्यय, ठीक है। अब देख लेते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। ऐसे शब्दांश जो किसी भी शब्द के बाद में लगते हैं, ठीक है। उपसर्ग पहले लगता है और प्रत्यय बाद में लगता है, बाद में लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन करता है। तो यहाँ पर पढ़ाई में आई प्रत्यय लगा है। बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग हुआ है? पन, ना, बचपन या अन, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? बचपन शब्द में किस प्रत्यय का प्रयोग किया गया है? इसका उत्तर कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा बचपन, का वाला उत्तर सही हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, सुंदरता शब्द में कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा भाववाचक संज्ञा, ठीक है। सुंदरता में क्या रहेगा? भाववाचक संज्ञा। फिर अगला प्रश्न है, सेना शब्द किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? सेना किस प्रकार की संज्ञा का उदाहरण है? ऑप्शन है द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या व्यक्तिवाचक संज्ञा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सेना। सेना का मतलब क्या निकलता है? समूह, ठीक है, तो समूहवाचक संज्ञा हो जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, सोना और चांदी शब्द किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? सोना और चांदी किस संज्ञा के अंतर्गत आएंगे? कमेंट करिए। जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा या भाववाचक संज्ञा, इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सोना और चांदी किस में आएंगे? द्रव्यवाचक संज्ञा। फिर अगला है,
राम एक नाम है या किस संज्ञा को दर्शाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या समूहवाचक संज्ञा? राम क्या है? एक नाम है, ठीक है। तो यह किस संज्ञा को दर्शाता है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। उत्तर हो जाएगा राम क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। अगला प्रश्न है, नदी शब्द में कौन सी संज्ञा है? नदी शब्द कौन सी संज्ञा है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा या द्रव्यवाचक संज्ञा? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। नदी शब्द कौन सी संज्ञा का उदाहरण हो जाएगा? तो ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या पुरुषवाचक सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। जो करेगा सो भरेगा वाक्य में जो और सो कौन सी संज्ञा कौन सा सर्वनाम है? यहाँ पर सर्वनाम पूछ रहा है, ठीक है। तो उत्तर हो जाएगा जो और सो क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम है। फिर अगला प्रश्न देखते हैं, यह मेरी पुस्तक है वाक्य में यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? यह मेरी पुस्तक है वाक्य में यह क्या है? यह क्या है? निश्चयवाचक सर्वनाम है, ठीक है। तो का वाला उत्तर सही हो जाएगा। यह जो है निश्चयवाचक सर्वनाम है, क्योंकि इससे निश्चित वस्तु का बोध हो रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, कोई आ रहा है वाक्य में कोई किस सर्वनाम का उदाहरण है? कोई क्या है? कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या प्रश्नवाचक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? तो कोई आ रहा है वाक्य में कोई क्या हो जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम, क्योंकि यहाँ पर निश्चय नहीं हो पा रहा है, ठीक है। कोई भी आ रहा है। अगला प्रश्न है, मैं अपने आप चला जाऊंगा में मैं अपने आप में अपने आप पूछ रहा है, ठीक है। मैं अपने आप चला जाऊंगा, अपने आप कौन सा सर्वनाम है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या संबंधवाचक सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कमेंट करिए। मैं अपने आप चला जाऊंगा में अपने आप कौन सा सर्वनाम है? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? अपने आप यानी निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अपने विषय में बता रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न है, हिंदी में कुल कितने सर्वनाम माने जाते हैं? सर्वनाम की संख्या पूछ रहा है, 9, 10, 11 या 12? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हिंदी में कुल कितने सर्वनाम माने जाते हैं? तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 11 सर्वनाम होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? विशेषण, प्रविशेषण या सर्वनाम? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? मीठा आम में मीठा शब्द क्या है? तो मीठा क्या है? विशेषण है, ठीक है। ये किसकी विशेषता बता रहा है? आम की विशेषता बता रहा है, ठीक है। यहाँ पर और देख लेते हैं। यहाँ पर मीठा क्या है? मीठा तो विशेषण हो गया, ठीक है। और आम क्या हो जाएगा? आम विशेष्य हो जाएगा। विशेष्य किसे कहेंगे? जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह विशेष्य है, और जिस शब्द से विशेषता बताई जाएगी वह क्या है? विशेषण। फिर अगला प्रश्न है, 4 लीटर दूध में विशेषण का कौन सा भेद है? 4 लीटर दूध में विशेषण का कौन सा भेद है? गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण या सार्वनामिक विशेषण? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 4 लीटर दूध में विशेषण का कौन सा भेद हो जाएगा? इसका उत्तर कमेंट करिए। 4 लीटर दूध में विशेषण का कौन सा भेद है? तो यहाँ पर परिमाणवाचक है, ठीक है। परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, वह लड़का बहुत तेज है, इस वाक्य में प्रविशेषण शब्द कौन सा है? लड़का, तेज, बहुत या वह लड़का बहुत तेज है, यहाँ पर प्रविशेषण पूछ रहा है। ठीक है, तो प्रविशेषण यहाँ पर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। वह लड़का बहुत तेज है, तो यहाँ पर जो बहुत शब्द है यह प्रविशेषण है। ठीक है, प्रविशेषण क्या होता है, जो शब्द विशेषण की भी विशेषता बताते हैं वहाँ क्या होते हैं, प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक बार समझ लेते हैं। लड़का क्या हो जाएगा, लड़का बहुत तेज है। ठीक है, तो यहाँ पर तेज विशेषण हो गया और बहुत क्या हो गया, प्रविशेषण। ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर लड़का क्या हो जाएगा, जिसकी विशेषता बताई जाएगी वह क्या हो जाएगा, विशेष। तीनों चीज देख लेते हैं। लड़का विशेष है क्योंकि इसकी विशेषता बताई जा रही है। तेज है तो विशेषण हो गया, बहुत तेज है ये प्रविशेषण हो गया। ये विशेषण की भी विशेषता बता रहा है। अगला प्रश्न है, विशेषण की विशेषता बनाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशेष, प्रविशेषण, क्रिया विशेषण या कारक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, विशेषण की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा प्रविशेषण हो जाएगा। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, तीसरा शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तीसरा शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? गणना बोधक, क्रम सूचक, आवृत्ति सूचक या समुदाय बोधक। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तीसरा शब्द किस प्रकार का संख्यावाचक विशेषण है? तो इसका हो जाएगा उत्तर क्रम सूचक। ठीक है, ये क्रम को बता रहा है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। फिर अगला प्रश्न है, राम ने सेब खाया, वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप है? इसमें क्रिया का रूप पूछ रहा है। अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया या नाम धातु क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, राम ने सेब खाया वाक्य में क्रिया का कौन सा रूप हो जाएगा? तो इसका उत्तर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सकर्मक क्रिया। राम ने सेब खाया, यहाँ पर कर्म हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर सकर्मक क्रिया हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पक्षी आकाश में उड़ते हैं वाक्य में कौन सी क्रिया है? सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया, द्विकर्मक क्रिया या संयुक्त क्रिया। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पक्षी आकाश में उड़ते हैं वाक्य में कौन सी क्रिया हो जाएगी? इसका उत्तर क्या हो जाएगा, अकर्मक क्रिया हो जाएगा। ठीक है, अकर्मक क्रिया उत्तर सही हो जाएगा। वह कल जाएगा वाक्य में किस काल का उदाहरण है? वह कल जाएगा वाक्य किस काल का उदाहरण है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल या अपूर्ण भूतकाल। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, वह कल जाएगा इसका उदाहरण है भविष्यत काल का उदाहरण है। ठीक है, हिंदी में काल कितने प्रकार के होते हैं? काल देख लेते हैं एक बार। काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, भूतकाल, दूसरा क्या है, वर्तमान काल, वर्तमान काल, और तीसरा क्या है, भविष्यत काल। ये भी पूछता है प्रश्न, तो देखे रहिएगा। भविष्यत काल, हिंदी में 3 प्रकार के काल होते हैं। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है, मोहन सो रहा है वाक्य में कौन सा काल है? मोहन सो रहा है, इसमें कौन सा काल है? सामान्य वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान काल या तात्कालिक पूर्ण वर्तमान काल या संदिग्ध वर्तमान काल। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, मोहन सो रहा है, इसमें क्या है, अभी सो रहा है। ठीक है, तो तात्कालिक है और अपूर्ण वर्तमान है। ठीक है, तो खा वाला उत्तर सही हो रहा है। फिर अगला प्रश्न है, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? पद, धातु, शब्द या रूप। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, क्रिया के मूल रूप को क्या कहते हैं? धातु कहते हैं। प्रश्न ये पूछा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, क्रिया के मूल रूप को धातु कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, पेड़ से पत्ता गिरा, इस वाक्य में किस कारक का चिन्ह है?
कारक से प्रश्न पूछा है, ठीक है। पेड़ से पत्ता गिरा, यानी कि इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? जहां पर अलगाव होता है वहां पर क्या होता है, बताइए, कमेंट करिए। करण कारक, अपादान कारक, कर्म कारक या संप्रदान कारक? तो पेड़ से पत्ता गिरा, इसमें कौन सा कारक हो जाएगा? अपादान कारक। जहां पर अलगाव होता है वहां पर अपादान कारक होता है, ठीक है। कारक एक बार देख लेते हैं। हिंदी में कारक 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। कारक 8 प्रकार के होते हैं और उनकी विभक्ति। कर्ता कारक पहला है, कर्ता कारक, इसकी विभक्ति हो जाएगी ने। दूसरा है कर्म, विभक्ति कर्ता ने कर्म को। करण, विभक्ति से या के द्वारा, से या के द्वारा। संप्रदान, संप्रदान के लिए। अपादान, से अलग होने के अर्थ में, ठीक है, जहां अलगाव होगा, अलग होने के अर्थ में। संबंध, संबंध कारक, का, के, की, रा, रे, री, ये सब, ठीक है। का, के, की। अधिकरण है, अधिकरण, अधिकरण का है, इसका विभक्ति क्या है? में, पय और पर। फिर है संबोधन, संबोधन, हे, अरे, ये सब, ठीक है। ये कारक 8 प्रकार के होते हैं, ये भी याद रखिएगा। इसकी विभक्ति पूछ लेता है। अगला प्रश्न है, हे भगवान मेरी रक्षा करो में कौन सा कारक है? कर्ता कारक, संबोधन कारक, अधिकरण कारक या करण कारक? हे भगवान मेरी रक्षा करो, इसमें कौन सा कारक है? यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा? तो हे भगवान है ना, जहाँ पर हे चिन्ह लगा रहेगा वहाँ पर क्या हो जाएगा? संबोधन कारक, ठीक है। अगला प्रश्न है, चाकू से फल काटो वाक्य में किस कारक चिन्ह का प्रयोग है? करण कारक, अपादान कारक, संबंध कारक या कर्म कारक? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? चाकू से फल काटो, इसमें कौन सा कारक है? कर्ता ने कर्म को करण से या के द्वारा, ठीक है, तो करण कारक हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं, कर्ता कारक की विभक्ति चिन्ह क्या है? को, से, ने या पर? अभी देख चुके हैं कर्ता की विभक्ति क्या होती है? ने, ठीक है। कर्ता ने कर, ये हो गया। अब को किसकी होती है? कर्म की। कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है। अब में, पय, पर, अधिकरण की विभक्ति हो गई, ठीक है। ये भी देख लीजिए। अगला प्रश्न है, हिंदी में कारकों की कुल संख्या कितनी होती है? हिंदी में कारकों की कुल संख्या पूछ रहा है, 6, 7, 8 या 9? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 8 प्रकार के होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, आंसू शब्द हमेशा किस वचन में प्रयोग होता है? ये प्रश्न अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। एक वचन, बहुवचन, दोनों में या इनमें से कोई नहीं। तो आंसू शब्द हमेशा क्या होता है? ये किस वचन में प्रयोग होता है? तो बहुवचन में प्रयोग होता है, ठीक है। अक्सर इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है, अक्सर पूछा जाता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, हस्ताक्षर शब्द का वचन क्या है? एक वचन, बहुवचन, दोनों या इनमें से कोई नहीं? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हस्ताक्षर शब्द का वचन क्या है? तो हस्ताक्षर क्या होता है? हमेशा बहुवचन में होता है, हस्ताक्षर बहुवचन। अगला शब्द है, प्रश्न है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा? ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या होता है? कवयित्री, कवित्री, कवयित्री या कवित्री? इसका उत्तर क्या हो जाएगा? कवि शब्द का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा?
कवयित्री, तो का वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये वाला प्रश्न एक और तरह से पूछा जाता है शुद्ध अशुद्ध में, ठीक है। तो शुद्ध अशुद्ध में भी ये प्रश्न पूछा जाता है कि इसका सही शब्द सही रूप क्या होगा, तो कवयित्री ही होगा, ठीक है, कवयित्री। अगला प्रश्न है साम्राज्य का पुल्लिंग शब्द क्या होगा। साम्राज्य का पुल्लिंग शब्द क्या है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है राजा, सम्राट, महाराज या साम्राज्यपति। साम्राज्य का पुल्लिंग शब्द क्या हो जाएगा, सम्राट, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है पानी शब्द का लिंग क्या है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, उभयलिंग या इनमें से कोई नहीं। पानी शब्द का पुल्लिंग लिंग क्या होगा, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, पुल्लिंग, उत्तर हो जाएगा पुल्लिंग। लिंग भी देख लेते हैं। हिंदी में दो प्रकार के लिंग होते हैं, ठीक है। पहला है पुल्लिंग और दूसरा है स्त्रीलिंग। हिंदी में दो ही लिंग होते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग। संस्कृत में तीन होते थे, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग, ठीक है। तो ये भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है जिसे जीता न जा सके उसके लिए एक शब्द क्या है, अमर, अजय, दुर्जय या अजेय। तो जिसे जीता ना जा सके उसके लिए एक शब्द क्या होगा, इसको आप कमेंट करिएगा क्या होता है, हमें भी बताइएगा। फिर अगला प्रश्न है जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहते हैं। जो सब कुछ जानता हो उसके लिए एक शब्द क्या होता है, अल्पज्ञ, सर्वज्ञ, विशेषज्ञ या बहुज्ञ। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ, ठीक है। जो सब कुछ जानेगा सर्वज्ञ हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द निम्न में से क्या है, पावक, पंकज, वासव या पीयूष। कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है, कमल शब्द का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन सा है, तो कमल का पर्यायवाची पंकज हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला प्रश्न है आग का पर्यायवाची शब्द क्या है, अनिल, अनल, व्योम या समीर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, आग का पर्यायवाची शब्द इसमें से क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा अनल, ठीक है। अनल मने आग होता है और अनिल मने हवा होती है। फिर अगला प्रश्न है सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या है, भास्कर, शशि, निशाचर या सुधाकर। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, कमेंट करिए। सूर्य का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो उत्तर हो जाएगा भास्कर, पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। 50 प्रश्न थे हम लोग हिंदी ग्रामर के, ये पहला प्रैक्टिस सेट था और इसी तरह अब कई सारे प्रैक्टिस सेट देखेंगे जिससे ग्रामर के सारे प्रश्न क्लियर हो जाएं, क्योंकि ग्रामर में गलतियां बहुत होती हैं, सरल होती है फिर भी गलती हो जाती है। तो एक बार ग्रामर को समझ लेते हैं और देख लेते हैं, ठीक है।